आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम खबरें होंगी। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ, जो आज केंद्रीय बजट 2023 में किए गए घोषणाओं पर बुनियादी ढांचा और निवेश, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ साथ रसद दक्षता में सुधार विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 बजट के बाद के वेबिनार का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से बजटीय घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। बता दें कि बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित इस पोस्ट बजट वेबिनार को 3 समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित किया जाएगा। इस ब्रेकआउट सत्रों में बुनियादी ढांचे और निवेश से संबंधित बजट घोषणाओं, उनके कार्यान्वयन और आगे की राह पर सुझाव को शामिल किया जाएगा। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना एक्शन मोड ऑन कर दिया है। बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन बीदर जिले के बसवा कल्याण शहर में विजय संकल्प यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां एक तरफ बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का क्या हो गया है? राहुल गांधी ने जब से पार्टी की कमान संभाली, कांग्रेस अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वहीं आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब ये पार्टी भी मोदी मर जा के नारे लगा रही है। शाह ने कहा कि इस तरह की नारेबाजी से मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास लोगों का आशीर्वाद है। और बता दें, कर्नाटक की बात हम यहां पर कर रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावड़गेरे शहर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक में मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दावड़गेरे शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के अनुसार अरविंद केजरीवाल जनसभा के दौरान कर्नाटक की राजनीति में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा लाने के लिए सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों से पार्टी के राज्य पदाधिकारियों, ब्लॉक और सर्कल समिति के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। अगली खबर दिल्ली से, जहां आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। बता दें कि आज ही मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है आज ही, और सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ऋषिकेश ने बताया कि विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल की कोर्ट में यह आवेदन दिया है। इसके लिए आज सुनवाई की तारीख तय की गई है। सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को तबियत बिगड़ने के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 76 साल की सोनिया को बुखार आने की वजह से अस्पताल में एडमिट किया गया। सोनिया गांधी का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने बताया कि सोनिया सीनियर कंसल्टेंट की निगरानी में है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि इससे पहले 5 जनवरी को भी सोनिया गांधी को वायरल इन्फेक्शन के चलते गंगाराम अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। वहीं पिछले साल 12 जून को भी सोनिया गांधी को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि 1 जून को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार का बुलडोजर मुख्तार और उनके करीबियों पर लगातार जारी है। इसी के तहत मऊ की प्रशासन ने जहांगीराबाद स्थित मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से दर्ज 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया। सीओ सिटी धनंजय मिश्र और सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से स्विट्जरलैंड की खबरों से हम रुक कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी की हम बात यहां पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की राजधानी में यूएनएचआरसी में भारत ने पाक को लताड़ा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से,
जहां पर आपको बताएं कि योगी सरकार का बुलडोजर जो है मुख्तार और उनके करीबियों पर लगातार जारी है। इसी के तहत मऊ की प्रशासन ने जहांगीराबाद स्थित मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से दर्ज 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया। सीओ सिटी धनंजय मिश्र और सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से इलाहाबाद में अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई करने के लिए साथ मुख्तार अंसारी और उनके बेटों सहित गुर्गों के ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। खबरों में अब रुख करते हैं केरल का, जहां यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी एसटीएफ की टीम ने यहां हाथरस कांड में एक और गिरफ्तारी की है। यूपी एसटीएफ ने हाथरस कांड में हिंसा भड़काने वाले कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के एक सक्रिय सदस्य कमाल केपी को मेलाटूर क्षेत्र से दबोचा है, जो केरल के मल्लापुरम जिले का निवासी बताया जा रहा है। केपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इस मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन के मोबाइल से मिले ऑडियो क्लिप के आधार पर कमाल केपी को अरेस्ट किया गया है। आरोप है कि इस ऑडियो क्लिप में दंगा भड़काने के लिए सीक्रेट मीटिंग को लेकर कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि गिरफ्तार किए गए कमाल केपी का लखनऊ से पीएफआई कनेक्शन में पकड़े गए बदरुद्दीन से भी कनेक्शन था। हाथरस की घटना की आड़ में दंगे कराने की साजिश को लेकर मथुरा थाने में केस दर्ज किया गया था। अगली खबर झारखंड से है, जहां विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव वित्तीय साल 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ का बजट पेश करते नजर आए। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट दलितों, गरीबों और आम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। साल 2023-24 में राजस्व व्यय के लिए 84,676 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 31,742 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। झारखंड का बजट 2023-24 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू और झारखंड में पर्यंत नीति बनेगा और पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। झारखंड के वित्त मंत्री ने दुमका और बोकारो के लिए हवाई सेवा शुरू करने की भी बड़ी घोषणा की है। खबरों में रुक करते हैं त्रिपुरा की तरफ, जहां पर सीएम माणिक साहा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद माणिक साहा ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन राज्यपाल ने उनसे कहा है कि जब तक नई सरकार नहीं बनती तब तक मैं काम करता रहूं। माणिक साहा ने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को हो सकता है। हालांकि इस बार त्रिपुरा में सीएम को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। माना यह जा रहा है कि महिला दिवस के मौके पर त्रिपुरा में बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। इसको लेकर धनपुर सीट से जीती प्रतिमा भौमिक का नाम चर्चा में है। आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार लेफ्ट कांग्रेस को झटका देते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आईपीएफटी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती। ऐसे में बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा 33 हो गया। अगली खबर मेघालय से, जहां पर मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही बता दें कि संगमा ने राज्यपाल से राज्य में नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। राज्यपाल से मिलने के बाद संगमा ने कहा कि बीजेपी और कई पार्टियों ने हमें अपना समर्थन दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से शपथ समारोह में शामिल होने के लिए अनुरोध किया है। अगर प्रधानमंत्री समारोह में शामिल होंगे तो उनके अनुसार कार्यक्रम की तारीख तय होगी। आपको बता दें कि 2 मार्च को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे। मेघालय में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। संगमा की पार्टी एनपीपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। कोनराड संगमा ने बीजेपी से सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है, जिस पर बीजेपी ने अपनी हामी जताई है। और खबरों में एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगी। आपको बता दें कि सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ और इसकी विशेष दंगा रोधी इकाई के लगभग 1900 जवानों को पंजाब भेजा जा रहा है। इस कंपनी को 6 से 16 मार्च तक पंजाब में तैनाती का काम दिया गया है। इसके साथ ही कानून और व्यवस्था को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। मान ने अजनाला घटना से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में भी अमित शाह को अवगत कराया। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वसंत उत्सव में हिस्सा लिया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में 250 करोड़ रुपए के फूल के कारोबार की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड की नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, इसलिए पुष्प कारोबार यहां आजीविका का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकता है। वहीं राज्यपाल ने डाक विभाग का टिकट भी जारी किया। साथ ही राज्यपाल ने नंदा पत्रिका का विमोचन करते हुए कहा कि उद्यान विभाग शहद और फल फूलों के विकास के लिए बहुत अधिक कार्य कर रहा है। राज्यपाल
ने उत्तराखंड की महिला शक्ति की प्रशंसा भी की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सभी कार्य प्रगति पर है और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान से अहम खबर का, जहां जयपुर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव में सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर विश्व गंभीर है। इससे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का महत्व बढ़ा है। हमारी सरकार की निवेश के अनुकूल नीतियों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए जरूरी सुविधाओं का निर्माण राजस्थान में ही करवाएगी, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी लोगों को मिल सके। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने 87,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां शिंदे सरकार ने राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाने का भी फैसला किया है, जिसमें सेविकाओं को 20% और बता दें कि 10% अधिक मानदेय जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में खाली पड़े आंगनबाड़ी के पदों को जल्द भर दिया जाएगा। आंगनबाड़ियों के लिए जो मोबाइल फोन खरीदे गए हैं उनमें ट्रैक ऐप भी होगा, जिससे आंगनबाड़ियों का काम भी ट्रैक होता रहेगा। आपको बता दें कि मानदेय को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ था, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का मुद्दा पिछले कई सालों से अटका हुआ था। अगली खबर असम से है, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर खुफिया एजेंसियों की निगरानी में होने के उनके दावों को लेकर निशाना साधा। साथ ही कैम्ब्रिज में उनके प्रधानमंत्री के ऊपर बयान को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। सीएम शर्मा ने कहा कि पहले विदेशी एजेंट हमें निशाना बनाते हैं, फिर हमारे अपने विदेशी जमीन पर हम पर निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का जो था वो कुछ भी नहीं था भाषण, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की आड़ में विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने का गलत प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी स्वतंत्र रूप से अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं महाराष्ट्र की खबरों का, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के पेगासस वाले बयान पर उनका समर्थन किया है। आदित्य ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि राहुल गांधी के मोबाइल में पेगासस था या नहीं, मगर ये सच है कि देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि राहुल गांधी का फोन ट्रैक किया जा रहा है या नहीं, मगर आज जो भी व्यक्ति सच बोल रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग कर उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर चुकी है, लेकिन दोनों पार्टियां लगातार एक दूसरे का समर्थन कर रही हैं। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर सरकार और राज्यपाल के विवादों के बाद पंजाब सरकार अब बजट सत्र पर फोकस कर रही है। मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद बजट सेशन की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री बजट के लिए मंथन करने में जुटे हुए हैं। मान सरकार 10 मार्च को बजट पेश करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पंजाब सरकार राज्य की महिला युवतियों के बैंक खातों में 1,000 रुपए जमा कराने के अपने वादे को भी पूरा कर सकती है। सीएम भगवंत मान अगले सालों के लिए इस बार के बजट सेशन को अहम मान रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल BL पुरोहित द्वारा पंजाब सरकार को 3 मार्च के बजट सेशन की मंजूरी नहीं देने के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। और अब खबरों में रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर आवेदन 5 मार्च से भरना शुरू कर दिए जाएंगे। इसके पहले सरकार ने लाडली विवाह योजना की पात्रता को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। केवल आधार और समग्र ID से ही काम चल जाएगा। बहनों को आय और निवास प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 5 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म पूर्व मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भरे जाएंगे। इसके बाद जून माह में खाते में राशि आना शुरू हो जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के जरिए एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी और इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर 204 का नारा दिया है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। टीएमसी का गठबंधन जनता के साथ होगा। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर करारा सियासी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने टीएमसी को अपने अनैतिक गठबंधन से हराने की कोशिश की। कांग्रेस को खुद को बीजेपी विरोधी कहने से बचना चाहिए। ममता का यह बयान आपको बताने की सागरदिघी उपचुनाव में कांग्रेस के बायरन विश्वास की जीत के बाद आया है।
और खबरों में एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कर्नाटका, जहां पर राजधानी बेंगलुरु में लोकायुक्त की रेड में बीजेपी विधायक के ठिकानों से करीब 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। लोकायुक्त ने प्रशांत मदल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इससे पहले लोकायुक्त ने विधायक मदल के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विधायक के ऑफिस और घर पर छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी के बाद कर्नाटक की सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े जनता के सवालों से बीजेपी क्यों भाग रही है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज करते नजर आए। इस समिट में देश विदेश के जाने माने उद्योगपति, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के अलावा 45 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिटेल सेक्टर में क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि रिलायंस रिटेल ने आंध्र प्रदेश के 6000 गाँव में 1,20,000 से अधिक किराना व्यापारियों के साथ साझेदारी की है। डिजिटल युग में भी छोटे व्यापारी को लाभ मिल सके, इसके लिए उनके सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि सम्मेलन में राज्य के 14 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए कंपनियों को बुलाया गया है। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर मुंबई में राधे मां के जन्मदिन के मौके पर सांसद मनोज तिवारी के साथ हजारों लोगों ने उनके दरबार में हाजिरी लगाई। बोरीवाली में राधे मां ने अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कई नेता सहित हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भी भजन गाया। मनोज तिवारी राधे मां का गुणगान करते हुए नजर आए। अब रुक करते हैं लद्दाख का। गलवान घाटी के पास भारतीय सेना के जवान मैच खेलते हुए नजर आए। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में सबसे ऊंची जगह पर भारतीय सैनिकों के क्रिकेट खेलने की तस्वीरें जारी की है। बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सेना की टुकड़ियां अत्यधिक सर्दियों के दौरान विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करती हैं, जिससे प्रतिकूल मौसम के बावजूद जवानों का मनोबल बना रहे। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में सेना के कुछ जवान गलवान की बर्फ से ढकी चोटियों और पथरीली घाटियों में क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए पिच और विकेट का इंतजाम भी किया गया। अलग अलग तस्वीरों में जवान बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बताने कि ये वही जगह है जहां मई 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। अब खबर महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां आज से ऐतिहासिक वुमेन्स आईपीएल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला सीजन शुरू हो रहा है। शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा। उससे पहले शाम 5:30 बजे से स्टेडियम में ही ओपनिंग सेरेमनी भी शुरू होगी, जिसमें कई बॉलीवुड स्टार्स परफॉर्म करते नजर आएंगे। इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और कियारा आडवाणी परफॉर्म करते नजर आएंगे। हिप हॉप सिंगर एपी ढिल्लो भी परफॉर्म यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा WPL का एंथम ये तो बस शुरुआत है का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। शंकर महादेवन, हर्षदीप कौर और नीति मोहन समेत 6 सिंगर ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ही पूरा एंथम रिलीज करेंगे। बता दें कि वुमेन्स आईपीएल का ये पहला ही सीजन है और सीजन के पहले मैच से पहले करीब 1 से 1.5 घंटे तक ओपनिंग सेरेमनी होगी। और बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, वो इंदौर जहां भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच को लेकर बीसीसीआई और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की किरकिरी हो रही है। और अब बीसीसीआई को इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी से झटका लगा है। आईसीसी ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए इस्तेमाल की गई इंदौर की पिच को पुअर रेटिंग दी है। इस खराब रेटिंग से इंदौर के होलकर स्टेडियम को 3 डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले हैं, जो अगले 5 साल तक एक्टिव रहेंगे। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच 2.5 दिन में खत्म हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से एक तरफा अंदाज में हराया और सीरीज में शानदार वापसी की। खबरों में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन किए। विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। टीम इंडिया को भी इंदौर में खेले गए मुकाबले में तीसरे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे टेस्ट में हार के बाद स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का के साथ उज्जैन पहुंचे। विराट और अनुष्का ने शनिवार सुबह महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। दोनों ने भस्म आरती में भी भाग लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। होली से पहले पूरा प्रदेश होली के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह काशी में रंगभरी एकादशी के मौके पर होली महापर्व की शुरुआत हुई। रंगभरी एकादशी को रजत पालकी पर सवार महादेव और मां पार्वती ने काशी वासियों संग जमकर होली खेली। वैसे तो मथुरा और ब्रज की होली मशहूर है, लेकिन रंगभरी एकादशी के दिन साल में एक बार बाबा अपने परिवार के साथ निकलते हैं और होली खेलते हैं। इस पवित्र अवसर पर शिव परिवार की चल प्रतिमाएं काशी विश्वनाथ मंदिर में लाई जाती हैं। इस दौरान सभी लोग एक दूसरे पर जमकर गुलाल उड़ाते हैं।
अगली खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां डेरा सच्चा सौदा आश्रम के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम का 40 दिन का पैरोल पूरा हो गया। शुक्रवार को उन्हें बड़नावा सेक्रेटरी आश्रम से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोहतक के सुनारिया जेल ले जाया गया। रोहतक के सुनारिया जेल से डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 जनवरी को तीसरी बार 40 दिन का पैरोल लेकर बरनावा आश्रम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बरनावा आश्रम पर अपनी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत और परिवार के साथ पैरोल का समय बिताया। जेल ले जाने से पहले बरनावा आश्रम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। शुक्रवार तकरीबन शाम 5 बजे उन्हें जेल लाया गया। आपको बता दें कि राम रहीम को हत्याओं के सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया है। गुरमीत को रेप के केस में 10-10 साल की सजा हुई है। और अब बात एक बार फिर से हरियाणा की करते हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पेगासस वाले बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भारत के खिलाफ दिया बयान साबित करता है कि कांग्रेस आज भी अंग्रेजों को ही अपना आका मानती है और उन्हीं के सामने जाकर अपना रोना रो रही है। अनिल विज ने राहुल को नसीहत दी कि देश के अंदर की बात देश के अंदर करनी चाहिए और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे देश की छवि धूमिल हो। गौरतलब है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि उनके फोन की जासूसी हो रही है। और अब बात राजस्थान के जयपुर की, जहां पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर खड़ा हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। पीटीआई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जल्द घोषित किए जाने और नियुक्तियां दिए जाने की मांग को लेकर जयपुर में बेरोजगार युवाओं ने राज्य कर्मचारियों चयन बोर्ड का घेराव किया। इन युवाओं का नेतृत्व राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने किया। और वहीं आपको बता दें कि 7 फरवरी को आरपीएससी अजमेर के बाहर युवाओं पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई न होने पर उपेन्द्र यादव ने अन्न के बाद पानी भी त्याग दिया है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम नेशन नेट 9 में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।